कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछली कहानी में आपने देखा मैं अपनी सहेली माधुरी के भाई के साथ मर्दानी बाहों का स्पर्श चखा। अब आगे। मैं उन दिनों एमए फाइनल ईयर में थी। माँ ने मुझसे मिलना अब बंद कर दिया था। बस पापा ही सहारा थे। यह सहारा भी एक दिन मेरे सिर से उठ गया। कोई हफ्ते भर बाद पापा घर आए तो उनके साथ एक 26 वर्षीय स्त्री थी। वह स्वभाव से बहुत ही चंचल और तेज तर्रार थी। पापा पर उसने ना जाने कौन सा जादू कर दिया था कि वह मुझसे बार बार कह रहे थे कि काजल तुम अपनी मम्मी के पास लौट जाओ या कोई नौकरी कर लो और कहीं कमरा किराए पर लेकर रहो। मैं कोई नासमझ बच्ची तो थी नहीं कि यह अच्छी तरह से नहीं समझ सकती थी कि वह मुझे स्वयं से क्यों अलग रहने की सलाह दे रहे हैं। मैंने पापा से कहा, पापा आप मुझे पढ़ाई का खर्च तो दे सकते हैं ना। अरे वाह, तुम अपनी माँ की भी तो बेटी हो, जाकर उनसे ही पढ़ाई का खर्च मांगो। मैं तुम्हें अब फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पापा के यह कहते ही मैं एकदम लाचार और बेबस हो गई। ब्रीफकेस में अपना सारा सामान भरकर मम्मी के से आकर मिली। वह पापा से भी कहीं अधिक निष्ठुर और निर्मम निकली। उसने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अपनी व्यवस्था भी नहीं कर सकती। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें पुरुषों से पैसा ऐंठना नहीं आता? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर मैं देवगन से मिलने के लिए उसके घर आई तो पता चला कि वह और माधुरी दोनों ही जबलपुर में रह के आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ छुट्टियों में ही आते हैं। मैं माधुरी के घर से वापस आई तो मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आया। वे दोनों अपने तरीके से जी रहे हैं तो जिए, लेकिन उन्हें मेरे साथ तो न्याय करना चाहिए था। क्या उन्हें यह पता नहीं है कि एक लड़की के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल होता है? मैं वहाँ से सीधा कॉलेज आई। अब पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं प्रोफेसर मनोहर से मिलना चाहती थी। वह मुझ पर दिलो जान से फिदा थे और काफ़ी अमीर भी थे, लेकिन आज वह कॉलेज नहीं आए थे। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। दरवाज़ा खुला था और मैं अंदर आई तो वह सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी उम्र यहीं कोई 35-40 की थी और पत्नी ने उनका तलाक हो गया था। बच्चे उनकी पत्नी के साथ ही रह रहे थे। मुझे अपने यहाँ अचानक ही देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वह सोफे से खड़े होकर मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ते हुए चहक पड़े। पत्नी ना हो तब भी मुश्किल और पत्नी हो तो भी मुश्किल। मेरे ख्याल से रखेल ही रखना सही है। मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लोग दोहरी जिंदगी क्यों जीते हैं। तभी उन्होंने अलमारी से एक महंगी शराब की बोतल निकाली और मेरी ओर मुस्कुराकर देखने लगे। मैंने भी मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया। मुझे प्रोफेसर मनोहर के इरादे से कोई ऐतराज नहीं था। इस बीच वह शराब से भरा ग्लास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, शराब तो तुम पीती होगी। शराब तो मैंने तभी पीना शुरू कर दिया था जब कॉलेज में दाखिला लिया था। पुरुष और शराब, ये दोनों चीजें ही मेरे जीवन से जुड़ गई थी। मैंने आंख बंद करके गिलास खाली कर दिया। प्रोफेसर मनोहर बहुत ही खुश हुए। ऐसी शराब मैंने पहली बार पी थी। पूरे शरीर में नशा फैल गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और देखते ही देखते पलकों ने आंखों को ढांप लिया। कोई 2 घंटे बाद मुझे होश आया तो प्रोफेसर मनोहर बहुत ही गुस्सा आया। सभी पुरुष एक जैसे ही क्यों होते हैं? जब मैं मनोहर सर के साथ यौन जीवन जीने के लिए तैयार थी तो इन्हें मुझे शराब में बेहोशी की दवा डालकर पिलाने की क्या जरूरत थी? तभी मेरा हाथ अपने शरीर पर गया तो अवाक रह गई। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। इतने में ही मेरे हाथ अपने ज्ञानेंद्रियों पर चले गए। उसे छूने से मुझे यूं लगा जैसे प्रोफेसर मनोहर ने कुछ किया ही ना हो। तभी मैंने उठने की कोशिश की तो उठ ना सकी। मुझे कांच चुभन जैसा दर्द हो रहा था। मैं बुदबुदाई, प्रोफेसर मनोहर ने मेरे साथ ऐसा कैसा सहवास किया है कि मेरा शरीर फटा जा रहा है। मैं कहराती हुई किसी तरह से उठी और कपड़े पहनकर पुनः बिस्तर पर लेट गई। इसी बीच मनोहर सर अंदर दाखिल हुए। वह मुस्कुरा रहे थे। मैं घृणा से उन्हें देखा। तुम मर्द हो या हिजड़े? मैं तो पूरे होशो हवास में तुम्हारी बाहों में आने के लिए तैयार थी।
फिर तुमने मुझे बेहोशी की दवा धोखे से क्यों पिलाई? क्योंकि मैं उत्तेजित नहीं हो पाता हूँ और मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि कोई स्त्री मुझे नामर्द कहकर मेरा मजाक उड़ाए। मैंने तुम्हें बेहोश कर अप्राकृतिक तरीके से तुम्हारे साथ सहवास किया है। वह बड़ी ही बेशर्मी से यह कहकर मुस्कुरा पड़े। मैं खा जाने वाली निगाहों से उन्हें देखती हुई उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक कसाई से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तभी वह तेजी से आगे बढ़े और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तब ना तुम मेरा खून पियोगी। मैं तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दूंगा। मुझे हिजड़ा एक स्त्री ने ही बनाया है, तो तुम उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैं डर के मारे कांप उठी, क्योंकि तुम भी एक स्त्री ही हो ना। मुझे हर स्त्री में वही नजर आती है। मैं तुम्हें बेहोश कर करके मार डालूंगा। तुमसे पहले मैं कॉलेज की 2 लड़कियों को ऐसे ही मार चुका हूँ। यह कहकर मनोहर सर पागलों की तरह अपना सिर खुजाने लगे और अचानक ही मुझे गुदगुदाने लगे। मैं हंसते हंसते बेहोश हो गई। मैं एक ऐसे यौन रोगी के चक्कर में आ गई थी जो दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। जब पागलपन का दौरा उसे पड़ता था तो वह कुछ भी नहीं देखता था। मैं हैरान थी, यह कैसा आदमी है जो रात में शैतान बन जाता है और दिन में कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। उस समय तो वह एक संवेदनशीलता इंसान लगता है। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। मैं उसके पागलपन से काफ़ी परेशान रहने लगी। उस हैवान ने मेरे यौनांगों को दांत से काट काट कर घायल कर दिया था। मेरे होठों से तो हमेशा ही खून रिसता रहता था। उसकी हरकतें किसी जानवर से भी बदतर थी। एक रात प्रोफेसर मनोहर देर रात से घर वापस आए तो मैं झट से बिस्तर से उठी। वह मुझे कमरे में बंद करके कॉलेज जाते थे। कुंडी खोलने की आवाज़ जैसे ही मुझे सुनाई दी, मैं बाथरूम में चली गई और कुंडी खोलकर चुपचाप बैठ गई। अंदर घुसते ही वह सबसे पहले मेरे बिस्तर के पास आए। जब मैं वहां नजर न आई तो पलंग के नीचे झुककर देखने लगे। मैं बाथरूम के रोशनदान से उचककर सब देख रही थी। फिर वह गुस्से से घुर्राए। कहाँ चली गई? मेरे सामने आ जाओ, वरना बिस्तर में आग लगा दूंगा। यह कहकर वह दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें कमरे में एक एक करके गए। जब मैं कहीं नजर नहीं आई तो वे थक हार कर शराब पीने लगे। तभी उनके दिमाग में ना जाने क्या सूझा। वे बड़बड़ाए, लगता है बेवकूफ बाथरूम में छुपी है। यह कहते कहते बाथरूम के दरवाजे को आकर पीटने लगे। बाहर निकल जाओ, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। बाथरूम का दरवाजा काफी मजबूत था। मुझे पता था कि जल्दी टूटेगा नहीं। मैं चुपचाप बैठी रही। अब उन्होंने पैर से धक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब दरवाजे काफी बौखला गए थे। मैंने सोचा अगर आज उनके हाथ आ गई तो मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। फिर वह सोफे पर आकर बैठ गए और शराब पीने लगे। मैंने बाथरूम से नजर दौड़ाई तो मुझे एक कपड़ा साफ करने वाली लकड़ी का चौड़ा डंडा दिखाई दिया। मैंने उसे अपने हाथ में लिया। अब वह काफी नशे में थे। मैं धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव उनकी पीठ की ओर बढ़ गई। वह मुझे देख नहीं रहे थे। मेरी जान पर बन आई। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनके नजदीक पहुंचते ही मैंने एक जोरदार वार किया उनकी पीठ पर। तभी दर्द के मारे वे चीख पड़े और मुड़कर भेड़िए की तरह मेरी ओर लपके। तब मैं उनके हाथ नहीं आए और तेज कदमों से दरवाजे की ओर भागती चली गई। वह नशे में भी थे और घायल भी हो चुका था। दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सके। मैंने दरवाजे के बाहर आते ही बड़ी तेजी से फाटक बंद किया और कुंडी लगा दी। वह दरवाजा पीटते और चीखते रहे, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखा। जान बची लाखों पाए। उस समय कोई रात के 3 बज रहे थे। सुबह जल्दी काम पर जाने वाले बिस्तर से उठ गए थे। पास के मकानों से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी और मैं तेज तेज कदमों से चलकर सड़क पर आ गई। मेरी मन स्थिति बहुत ही खराब थी। मेरी सोचने की शक्ति भी अब क्षीण हो गई थी। मैं पहले वाली काजोल नहीं थी। कुछ हफ्तों में ही मेरा पूरा जिस्म ही बदल गया था। मैं दुविधापूर्ण स्थिति में जाने कब तक खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सोचते हुए सुनिए मेरी पूर्व कथा। मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़कर वेदांत अंकल के साथ रहने लगी। मैं पापा के साथ रहने लगी, मगर पापा किसी तीसरी युवती को घर ले आए
और ज़बरदस्ती मुझे घर से निकालकर मम्मी के पास भेज दिया। फिर मम्मी ने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं अकेली पड़ गई, लेकिन मर्दानी बाहों का स्पर्श पाने के लिए एक हिजड़ा और सनकी प्रोफेसर के चुंगल में फंस गई। उससे घायल होके भागी। अब आगे। मैं बाजार के बीचों बीच आई तो सुबह हो गई थी, दुकानें खुलने लगी थी, लेकिन मेरी किस्मत का दरवाज़ा बंद था। तभी मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी, आज अपराध और अपराधी क्यों बढ़ रहे हैं? इनकी जड़ें कहाँ हैं? घर में ही तो हैं। आजकल घर घर में अपराध पल रहा है। व्यक्ति को माँ बाप ही अपराधी बनाते हैं। इसका अंत भला कैसे होगा? मेरी माँ, मेरे पापा क्या अपराधी नहीं है? उन्होंने क्या अपराध नहीं किया है? मैं समाज के लिए आज एक वेश्या बनकर रह गई हूँ। उनकी गलत सोहबत में रहकर ही तो मैंने पुरुषों के आगे बिछना शुरू कर दिया। मेरे हाथ से कभी किसी का कत्ल भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। आज अधिकांश परिवारों के स्त्री पुरुष का बाहर किसी से संबंध चल रहा है। उनके बच्चे क्या बिगड़ते नहीं? मुझे पारिवारिक संस्कार सही मिलता, मेरी परवरिश अच्छे माहौल में होती, वेदांत अंकल और रवीना जैसे स्त्री पुरुष मेरे घर में नहीं घुसते, तो क्या मैं आज सड़क पर होती? यही सोचते सोचते काफ़ी भावुक हो उठी। एक युवा और खूबसूरत स्त्री के साथ बाहर के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, यह मुझसे छुपा नहीं था। मर्दानी बाहों में खेलने का मेरा शौक अब मुझे अपराध की ओर धीरे धीरे धकेलने लगा। मैं अपराधी बनकर ही शायद स्वयं की रक्षा कर सकती थी। कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। 10 बजते बजते सड़क के दुकानों में अचानक ही लूटपाट शुरू हो गई। मैं कुछ समझ न सकी। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ सरदारों की दुकानें ज़्यादा थी। उनकी दुकानों को ही लोग विशेष रूप से लूट रहे थे और आग भी लगा रहे थे। पुलिस दूसरी तरफ मुंह फेर मौन खड़ी थी। घबराई हुई एक सिपाही के पास जाकर बोली, यह सब क्या हो रहा है? दुकानें लूटी जलाई जा रही हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सिपाही मुस्कुराते हुए बोला। मैंने जानना चाहा, आखिर क्यों? क्या तुम्हारी ड्यूटी यही है? तुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने ही कर दी है और वे सरदार हैं। सरदारों को लोगों ने आतंकवादी करार दिया है। सिपाही यह कहकर हंसने लगा। क्या तुम्हें भी सारे सरदार आतंकवादी दिखते हैं? किस कौम में चंद लोग ऐसे नहीं होते? मैं पूछती हूँ, महात्मा गांधी को नाथूराम ने प्रार्थना सभा में सबके सामने गोली से भून दिया, तब दूसरी कौम वालों ने दंगा क्यों नहीं किया? हिंदुओं ने हिंदुओं को क्यों नहीं मारना शुरू कर दिया? अरे जाओ, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करो। किसी एक या दो सरदार ने प्रधानमंत्री की हत्या की है और लोगों ने सभी सरदारों को ही अपराधी मान लिया है। मेरे यह कहते ही मेरी पीठ पर घुमाकर एक डंडा जमा दिया। तू भागती है कि नहीं यहाँ से? भीड़ को पता चल गया कि तू सरदारों की वकालत कर रही है तो तुझे जिंदा ही सड़क पर फूंक देगी। वह शायद सच ही कह रहा था। भीड़ इधर ही चली आ रही थी और समझाना मेरे वश के बाहर की बात थी। मैं भागती हुई एक डॉक्टर की क्लिनिक में घुस गई। वहाँ सरदारों और हिंदुओं की संख्या बराबर थी। मुकाबला कांटे का था। देखते ही देखते सड़क पर कत्ले-आम शुरू हो गया। डॉक्टर ने फौरन शटर गिरा दिया। मैं थर-थर काँप रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। बाहर से आती चीखने चिल्लाने की आवाज़ें डरा रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नरसंहार नहीं देखा था। मुझसे कमरे में एक जगह बैठा न गया। मैं कांपते पैरों से कमरे की ओर बढ़ी। तभी डॉक्टर चीख पड़ा, उधर कहाँ जा रही हो? भीड़ की ताकत का अंदाजा नहीं है शायद तुम्हें। वे लोग तुम्हें अंदर देख लेंगे तो शटर तोड़कर यहाँ घुस जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। हिंदू और सिख आपस में लड़ रहे थे, जबकि दोनों ही मूलतः हिंदू थे। यह कैसी जंग छिड़ी हुई थी? मेरा रोम रोम कांप उठा। लोग एक दूसरे पर बोतलें फेंक रहे थे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल में डूबे कपड़ों में आग लगाकर दुकानों पर फेंककर तालियां पीट पीट कर हंस रहे थे। लाखों करोड़ों की दुकानें धू धू करके जल रही थी। सड़क पर लाशें बिछी हुई थी। मैंने अचानक ही आंखें बंद कर खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर एक कोने में गुमसुम खड़ा था। मुझे उसकी मनोदशा पर हंसी आ रही थी और दया भी आ रही थी।
यह कैसा डॉक्टर है, खून खराबों को देखकर डर गया? डॉक्टर को तो लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी यह हरकतें, ऑपरेशन करते हैं, फिर यह खून से लथपथ लाशों से इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने देखा, वह यही कोई 35-36 साल का सुंदर पुरुष था। उसके होठों तक फैली घनी मूछें बड़ी ही सेक्सी लग रही थी। उसकी आंखों में गजब सा सेक्स अपील थी, लेकिन इस समय तो वह बिल्कुल ही नर्वस था। इतने में वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे नज़दीक आ खड़ा हुआ। मैं कुछ समझ न सकी। फिर वह बोला, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या करने आई थी? मैं तो एक मजबूर लड़की हूँ, एक मानसिक रोगी के चुंगल से किसी तरीके से भाग के निकली हूँ और कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ न बता सकी। डॉक्टर को ये समझते देर न लगी कि मैं एक बेबस लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है। वह अचानक ही बोल पड़ा, अब क्या करने का इरादा है? मैं क्या बताऊँ? मैंने यह कहते हुए देखा। उसकी निगाहें मेरी गदराए बदन पर बड़ी ही बारीकी से फिसल रही थी। वह मुझे शायद आंखों ही आंखों में पी रहा था। फिर बोला, मेरी पत्नी मुझसे बहुत दूर अपने मायके में रहती है, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम मेरे पास रह सकती हो। शुक्रिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम सारे पुरुष की समस्या एक जैसी ही क्यों है? मैं जिससे भी मिलती हूँ उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती है। मेरी बात पर वह जोर जोर से हंसा। मर्दों की यही तो पीड़ा है। यही पीड़ा नहीं है, उन्होंने अपने स्वाद के लिए अपनी पत्नियों को परेशान व स्वयं को अलग कर दिया है। उन्हें अपनी पत्नी अच्छी ही नहीं लगती। मेरी बात पर वह और जोर से हंसा। तुम शायद ठीक ही कह रही हो, लेकिन क्या पत्नियां स्वाद की भूखी नहीं होती? क्या वह सहवास में बदलाव नहीं चाहती? मेरी पत्नी इस मामले में बहुत ही निपुण है। वह सुंदर शरीर वाले पुरुषों से दोस्ती गांठने के लिए हर पर तत्पर रहती है। मैंने इसलिए उसे छूट दे दी है। मैं डॉक्टर की बात पर जोर से हंस पड़ी। तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम सुंदर स्त्रियों को देखकर लाड नहीं टपकाते हो? अपनी तरह अपनी पत्नी को भी क्यों नहीं समझते? एक पुरुष एक स्त्री पर मुग्ध हो सकता है, तो क्या एक स्त्री एक पुरुष पर मोहित नहीं हो सकती? तुम पुरुष अकेले ही जीवन का आनंद क्यों लेना चाहते हो? डॉक्टर मुझ पर कोई नाराज हो गया और कुछ देर के लिए चुप हो गया। शायद मेरी बात उसके गले से नहीं उतरी थी। बाहर अब भी वैसा ही तांडव जारी था। इस खून खराबे के माहौल में मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। इतने में ही डॉक्टर उठ खड़ा हुआ और जमाई लेते हुए बोला, आइसक्रीम खाओगी? मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगी। डॉक्टर क्या कह रहा है? यह भी कहीं मानसिक रोगी तो नहीं? भला ऐसे माहौल में आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? मैं ये सोचते सोचते बोल पड़ी, डॉक्टर आइसक्रीम कहाँ से मंगवाओगे? मैंने फ्रिज में 4 कप आइसक्रीम रखी है। यह कहकर उसने फ्रिज से 2 कप आइसक्रीम निकाल ली। एक मुझे दी और एक खुद लेकर खाने लगा। हम अंदर आइसक्रीम खा रहे थे और बाहर लोग जीवन और मौत से लड़ रहे थे। शायद दुनिया इसी का नाम है। कोई गाने सुन रहा और कोई मातम मना रहा है। हमने जब आइसक्रीम खा ली तो डॉक्टर मेरी ओर देखते हुए बोला, तुम जैसी हसीन लड़की यूं ही अचानक मिल जाए, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये कहते कहते उसने मेरे कंधे पर कब हाथ रख दिया, मुझे होश ही नहीं रहा। मेरी यह पुरानी आदत थी, मर्दानी बाहों का स्पर्श पाते ही मैं बर्फ़ की तरह पिघलना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर की बाहों की गर्मी से मैं पिघलने लगी थी। वह इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। दरवाज़ा खोलकर 2 लाल लाल सेब निकाल लिए और वह मुझे देते हुए बोला, इसे खाओ, तुम सेब से कहीं अधिक खुशबूदार और फ़ायदेमंद हो। थोड़े ही हो। मैं सेब दाँत से काटकर खाने लगी और डॉक्टर मेरे पास आकर मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगा। सेब का खट्टा मीठा स्वाद और उसके स्पर्श की मिठास दोनों ही आपस में मिलकर मेरे शरीर को मथने लगे। मैं ढीली पड़ती चली गई। तभी उसने एक संतरा निकालकर उसमें से आधा मुझे दिया और आधा खुद खाने लगा। फिर संतरे की एक फाँक मेरे मुंह में डालते हुए बोला, संतरे का रस इतना खट्टा मीठा है, क्या तुम्हें नहीं लगता स्त्री पुरुष जब एक हो जाते हैं तो जीवन में भी खट्टा मीठा मिठास आ जाती है? मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे क्या पता, इसका एहसास तो जब हम एक
हो जाएंगे तभी पता चल सकेगा। डॉक्टर यह सुनते ही संतरा मेज पर रख दिया और मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम वास्तव में बड़ी ही ऊंची चीज हो। एक संपूर्ण स्त्री ऐसी ही होती है। सहवास की शुरुआत होने से पहले ही तुमने सहवास का आनंद का स्वाद चख दिया। सभी स्त्रियां सहवास के प्रति इतने सुंदर ढंग से कहाँ जीती हैं। मैं ये सुनते ही चौंक गई। अब तक कितनी स्त्रियां तुम्हारी बाहों में आ चुकी है? डॉक्टर हंसने लगा। अपनी स्वेच्छा से कोई 50 स्त्रियां, लेकिन तुम उनसे एकदम ही अलग हो, एकदम ही खट्टी मीठी। उसके यह कहने की देरी थी कि उसका चेहरा पसीने से नहा गया। उसकी हंसी कहीं गायब हो गई और मैं समझ न सकी। तभी मेरी निगाहें डॉक्टर की पैंट पे चली गई। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अनायास ही मुझे हंसी आ गई। यह मैं क्या देख रही हूँ डॉक्टर साहब, तुम्हारी पैंट तो आगे से ही गीली हो चुकी है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उसकी मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह बहुत ही शर्मिंदा था, लेकिन मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। किसी शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी। मुझे गोद में लेने से पहले सोच तो लिया होता कि तुम मर्द हो या नहीं। अब बात मेरी समझ में आई। तुम्हारी पत्नी क्यों मायके में रह रही है और तुम कितनी बेशर्मी से उसे दोषी ठहरा रहे थे। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो मुझे छेड़ा क्यों? नपुंसक आदमी कुछ करने से पहले ही आउट हो गया। यह कहकर मैंने उसे जोर से धक्का दिया और उसके फ्रिज से एक सेब निकालकर खाने लगी। तभी डॉक्टर बोला, मैं क्या करूं? यही तो मेरे साथ समस्या है। तो तुम पत्नी को क्यों गालियां दे रहे थे? यह क्यों नहीं कहा कि तुम शीघ्र पतन के मरीज हो? पत्नी तंग आकर छोड़कर चली गई। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? मेरे यह कहते ही डॉक्टर बाथरूम में चला गया। अब मैं बहुत ही खुश थी कि जो पुरुष मेरे साथ है वह पुरुष नहीं है। मैं दंगा समाप्त होने तक यहाँ चैन से रह सकती हूँ। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत था। पुलिस अभी जहाँ तहाँ थी, परंतु लोग आ जा रहे थे। मैं डॉक्टर को जगाते ही बोली, उठो, शटर उठाओ, दंगा समाप्त हो गया है। मैं इस कैद से उब गई हूँ। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना। डॉक्टर हड़बड़ाकर उठते हुए बोला, लेकिन जाओगी कहाँ? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने उसे झिड़कते हुए कहा। तो वह चुपचाप शटर की ओर बढ़ा और एक झटके में ही शटर ऊपर उठा दिया। मैं दौड़कर बाहर आ गई। मुझे बाहर आकर अजीब सी शांति की अनुभूति हो रही थी। मैंने डॉक्टर की ओर व्यंग्यपूर्ण अंदाज में देखा तो वह अपना सा मुंह लेकर क्लिनिक में चला गया। मुझे बड़ी ही हंसी आई। यह गुप्त रोगों का डॉक्टर है और खुद ही गुप्त रोगी है। भला इलाज क्या करता होगा? अपना इलाज तो अभी तक कर नहीं पाया। मैं घृणा से उसके क्लिनिक को देखती हुई सड़क पर पैदल ही चलने लगी। मेरे सामने यही एक समस्या थी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, लेकिन चलना तो मुझे था। जिंदगी चलने का ही तो नाम है। मैं टूटी फूटी दुकानों को, बाहर खड़े दुकानदारों को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई ठिकाना ना होने का तनिक सा भी भय नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए आप बीती भाग 6 देखें। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आगे के भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना अगला भाग डालें या बहुत सी रोमांचक स्टोरियाँ डालें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।